Welcome back. This is Umesh Chauhan and you are watching my YouTube channel Teaching of Mathematics by Umesh Chauhan. तो हम पढ़ रहे थे B.Ed पार्ट 1 में गणित का शिक्षण शास्त्र, और गणित के शिक्षण शास्त्र में जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि गणित शिक्षण के उद्देश्य और गणित शिक्षण के उद्देश्य के प्रकार। तो उसमें हमने पढ़ा था गणित शिक्षण के उद्देश्य के प्रकार में कि गणित शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, राइट। माफी चाहूँगा, उसमें हम लोगों ने केवल उद्देश्य के प्रकार पढ़ा था, और उस उद्देश्य के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा था कि उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स माफी चाहूँगा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एजुकेशन सिस्टम से संबंधित होते हैं, जो फिलोसॉफिकल नेचर के होते हैं, और इसके ऊपर डिटेल बातें किया था कि जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वे फिलोसॉफिकल नेचर के होते हैं, बड़े होते हैं, और शैक्षिक पद्धति और शैक्षिक प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं, शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित होते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य। तो ऐसे उद्देश्य जो अनुदेशन से संबंधित होते हैं उन्हें हम अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अनुदेशात्मक उद्देश्य की विशेषताएं, कि अनुदेशात्मक उद्देश्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स की विशेषताएं होती थी उन्हीं विशेषताओं की हम लोगों ने चर्चा किया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के प्रकार क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के हमने दो प्रकार पढ़े थे कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के दो प्रकार हैं, और वे दो प्रकार थे जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सामान्य होते हैं, और अपेक्षाकृत उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य की अपेक्षाकृत ये बड़े होते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों की मदद से प्राप्त किए जाते हैं, और बहुत ही स्मार्ट होते हैं, और लक्ष्य के छोटे रूप होते हैं ये। तो इतना ही पढ़ा था। फिर उसके बाद आइए हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या हैं, और इन जनरल ऑब्जेक्टिव को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो मैथ्स के होते हैं। खास करके इन्हीं जनरल ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम फोकस करेंगे, और आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो जो गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं कि गणित के तथ्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों, नियमों और सत्यापन का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। कौन ज्ञान का प्राप्त कर पाएंगे? छात्र या विद्यार्थी। तो इसको इस प्रकार से आप लिखेंगे कि विद्यार्थी गणित के तथ्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों, नियमों और सत्यापन का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में से आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि छात्र गणित के तथ्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों और नियमों और सत्यापन का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हुआ आपका सामान्य उद्देश्य। इसको और इलेबोरेट मैं करता हूँ कि गणित के तथ्यों, गणित विषय में जो भी फैक्ट्स दिए गए होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और उससे भी हायर कॉन्सेप्ट जैसे कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं होता है उन सब का, आयतन होता है, घनाभ का आयतन, घन का आयतन। तो इत्यादि जो अवधारणाएं हैं, जो भी फैक्ट्स उसमें दिए गए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो भी प्रिंसिपल उसमें इन्वॉल्व है, तो उन सभी कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को
छात्र क्या करेंगे, उन सभी का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उन सभी अवधारणाओं का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो ज्ञान प्राप्त करके गणित विषय की अच्छी समझ कर पाएंगे, अच्छी समझ विकसित कर पाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है, गणितीय समझ को सटीकता और सुनिश्चितता के साथ संप्रेषित कर पाएंगे। जो गणित विषय के जो अवधारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, जो कायदे कानून उसमें बताए गए हैं, गणित के जो भी पैटर्न बताए गए हैं, जो भी संक्रियाएं बताई गई हैं, उन संक्रियाओं को सीखने के पश्चात छात्र के मस्तिष्क पर एक छाप पड़ता है, जिसे हम गणितीय समझ कहते हैं। और ये जो बालकों में जो ये उनके संज्ञान पे, उनके मस्तिष्क पर जो छाप पड़ता है, और इस छाप की वजह से वो क्या कर सकते हैं कि अपने अंदर सटीकता और सुनिश्चितता विकसित कर पाएंगे। और इस सटीकता और सुनिश्चितता विकसित होने के फलस्वरूप वे अपनी बातों को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से रख पाएंगे, अपनी बातों को दूसरे के सामने रख करके अपने सही होने का प्रमाण दूसरे को दे पाएंगे। राइट। तो जो दूसरा पॉइंट है उसका मतलब यही है कि जो भी गणित के सिद्धांत, नियम और तथ्य पढ़ने के बाद मस्तिष्क में जो समझ होती है, उस समझ को हम गणितीय समझ कहते हैं। और इस गणितीय समझ को सटीकता और सुनिश्चितता के साथ संप्रेषित कर पाएंगे। कौन कर पाएंगे? विद्यार्थी। राइट। आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचि का विकास कर पाएंगे। तो इसी को अंग्रेजी में आप लिखेंगे कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड पॉजिटिव इंटरेस्ट टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। इसको आप अंग्रेजी में इस तरीके से लिखेंगे। तो मैथमेटिक्स में लिखते जनरल ऑब्जेक्टिव को लिखते समय हम लोग लिखते हैं विल बी एबल टू। इंग्लिश लैंग्वेज में विल बी एबल टू से शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू, द लर्नर विल बी एबल टू, इस तरीके से हम लिखते हैं। स्टार्टिंग इसी तरीके से होती है। और हिंदी में हम क्या लिखेंगे? हिंदी में देखेंगे तो लास्ट में आएगा कर पाएंगे। कर पाएंगे, हर बार कर पाएंगे या करेंगे भी कभी कभी आता है, लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। आप अलग अलग राइटर्स की बुकें पढ़ेंगे तो उसमें आपको अलग अलग डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। तो इसी को आप सत्य मत मान लीजिएगा, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचि का विकास कराना, ये भी हो जाएगा। गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचि का विकास कराएंगे, इस तरीके से भी हो सकता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, समस्या समाधान में एल्गोरिदम का प्रयोग करने के कौशल का विकास कर पाएंगे। तो गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत ये भी आया है कि समस्या समाधान में किसी भी प्रकार की समस्या जो गणित से संबंधित हो, गणित विषय से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जब छात्र समाधान कर रहे हैं तो उस समाधान करने की प्रक्रिया में एल्गोरिदम का उपयोग करने के कौशल का विकास कर पाएंगे। तो शिक्षक जो हैं वो क्या कर पाएंगे कि छात्र में जो गणित के अंदर जो भी फैक्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं, उन नियमों को सीखने के पश्चात उन नियमों पर जो गणित की समस्याएं दी गई हैं, उन समस्याओं को उन नियमों के मदद से हल कर पाएंगे या हल कर पाएंगे। तो इस प्रकार के कौशल शिक्षक छात्रों में विकसित करने की उम्मीद रखते हैं। राइट। किसी भी प्रकार का कोई भी शिक्षक क्यों ना हो, वो शिक्षक जब भी शिक्षण करता है तो जब वो सामान्य उद्देश्य बनाता है तो वो सामान्य उद्देश्य कुछ इसी प्रकार से रहता है कि छात्र समस्या समाधान में एल्गोरिदम का प्रयोग करने के कौशल का विकास कर पाएंगे या शिक्षक समस्या समाधान में एल्गोरिदम का उपयोग करने के कौशल का विकास कर पाएंगे। इस तरीके से एक मान लीजिए कि आप जनरल ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से, हाँ पॉइंट नहीं है,
ये फिगर है, देखिए एक स्टूडेंट है जो काउंटिंग सीख रहा है, संख्याओं को किस प्रकार से 10 ग्राम पे लिखा जाता है उसको दिखाया गया है। तो यही है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो है कि वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने में गणितीय ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे। गणित विषय को पढ़ने के पश्चात शिक्षक ये अपेक्षा रखता है कि गणित विषय के पढ़ने के पश्चात छात्र में ये परिवर्तन हो पाएंगे, राइट। तो इसी को हम उद्देश्य कहते हैं। हालांकि स्टेटमेंट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है, क्लियर माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्लियर करूँगा इसी को अभी। तो अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि उद्देश्य वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें किस ओर बढ़ना है। उद्देश्य वो होते हैं जो एक शिक्षक अपने शिक्षण करने के पश्चात प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो जब कोई शिक्षक शिक्षण करने के पश्चात प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो वो कुछ इस प्रकार की इच्छा रखता है। इस प्रकार की इच्छा रखता है। वो इच्छा इस प्रकार की है कि वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने में गणितीय ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे। कौन कर पाएंगे? छात्र। तो और स्पेसिफाई करके इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि छात्र या विद्यार्थी वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने में गणितीय ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे। इसको और ज़्यादा इलेबोरेट करना चाहूँगा कि जो गणित विषय पढ़ने के पश्चात मस्तिष्क के ऊपर जो छाप पड़ती है उसे गणितीय समझ कहते हैं, गणितीय ज्ञान कहते हैं। तो छात्रों के अंदर जो गणित विषय पढ़ने के बाद, जो अवधारणाएं पढ़ने के बाद, नियम पढ़ने के बाद, गणित के तथ्यों को पढ़ने के बाद जो उनके मस्तिष्क में गणितीय अवधारणाओं का जो जन्म होता है, गणितीय अवधारणाएं जो विकसित हो जाती हैं, गणितीय जो समझ विकसित हो जाती है, उस समझ के आधार पर उनके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने तथा जो गणित का जो ज्ञान उनके मस्तिष्क में है उन ज्ञान के मस्तिष्क का उपयोग करने में मदद करना उपयोग कर पाएंगे। ये शिक्षक इस प्रकार के उम्मीद रखते हैं। किसी भी प्रकार के शिक्षण कर रहे हैं, गणित विषय हो चाहे कोई भी विषय हो, उस विषय का शिक्षण अगर शिक्षक कर रहे हैं तो वो उससे संबंधित उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य इसी प्रकार से बनाते हैं कि यह अमुक विषय पढ़ने के बाद छात्र ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, ऐसा कर पाएंगे, वैसा कर पाएंगे, राइट। तो यही है। तो गणित विषय का ये सामान्य उद्देश्य है। तो गणित विषय का सामान्य उद्देश्य इसमें गणित की बात करेगा। तो ये यही है कि वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने में, वास्तविक जीवन की जो समस्या है को हल करने में गणितीय ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे। तो विद्यार्थी जो हैं, जो वास्तविक जीवन है, वो जो जीवन, सामान्य जीवन जो जीते हैं, उस जीवन में किसी भी प्रकार का जो समस्या आती है उस समस्याओं को हल करने में जो भी मैथमेटिक्स वो सीखे हुए हैं स्कूल विद्यालय से, उस गणित का प्रयोग करते हुए उन समस्याओं, उन चुनौतियों को वो आसानी के साथ हल कर पाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है, गणितज्ञों के योगदान की सराहना कर पाएंगे। कौन कर पाएंगे? शिक्षक। शिक्षक कर पाएंगे, बिल्कुल, छात्र भी कर पाएंगे। तो शिक्षक एक इस प्रकार की उम्मीद करता है शिक्षण करने के पश्चात कि जो छात्र हमारे हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो गणितज्ञों के जो विशेष योगदान है गणित विषय के अंदर, उनके योगदानों की वो सराहना कर पाएंगे। उनके योगदान जो हैं गणित विषय के अंदर, उस योगदान की प्रशंसा कर पाएंगे। दूसरों के सामने उनके क्या बड़े बड़े योगदान हैं, वो योगदान किस प्रकार के हैं और हमारे दैनिक जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी सराहना दूसरे व्यक्तियों के साथ कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बीजगणितीय कौशल, रेखांकन कौशल, व्याख्या निगमन, प्रतिरूपण खोजना, संबंध स्थापित करना, विश्लेषण करना, आंकड़े व्यवस्थीकरण, तर्क और समालोचनात्मक चिंतन आदि में सिद्धहस्त हो जाएंगे। तो एक काफ़ी लंबा चौड़ा है ये सामान्य उद्देश्य। तो एक शिक्षक इस प्रकार की उम्मीद रखता है गणित विषय पढ़ाने के पश्चात कि हमारे विद्यार्थी बीजगणितीय कौशल
में सिद्धहस्त हो पाएंगे। बीजगणितीय कौशल, जैसे कि बीजगणितीय कौशल जो बीजगणित पर आधारित कौशल होते हैं उन्हें हम बीजगणितीय कौशल होते हैं। और बीजगणित क्या होता है? बीजगणित जिसमें संकेताक्षर और संख्यांक दोनों ही सम्मिलित होते हैं उन्हें हम बीजगणित कहते हैं। जैसे कि 2x² + x + 1 = 0। तो ये क्या है, किसके अंतर्गत आएगा? ये बीजगणित, क्योंकि इसमें संकेताक्षर x है, x का 2 घात है, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो ये इसको हम मोटे तौर पे अलजेब्रा के अंतर्गत रखेंगे, बीजगणित के अंतर्गत रखेंगे। दूसरे शब्द में हम जैसे कि ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी का क्लोजर लॉ A ऑपरेशन B बिलोंग टू ग्रुप। तो ये क्लोजर लॉ, तो इस प्रकार के जो अब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट हैं ये सारे कॉन्सेप्ट बीजगणित में ही होते हैं। तो छात्र क्या करेंगे? छात्र बीजगणितीय कौशल में सिद्धहस्त हो जाएंगे। गणित पढ़ने के पश्चात छात्र जो बीजगणितीय कौशल है उनमें सिद्धहस्त हो जाएंगे। उसको पढ़ने के पश्चात उस कौशल में इतने निपुण हो जाएंगे कि उसका अपने दैनिक जीवन में अगर जहाँ प्रयोग उचित होगा वहाँ वो प्रयोग कर पाएंगे। दैनिक जीवन में अगर कहीं प्रयोग हो रहा है तो उस प्रयोग को वो समझ पाएंगे, और कहीं पर उससे संबंधित समस्याएं आ गई तो उन समस्याओं का निराकरण भी कर पाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट इसी में है उसी को इलेबोरेट करते हैं कि छात्र रेखांकन कौशल में सिद्धहस्त हो जाएंगे। इसी को मैं तोड़ करके समझा रहा हूँ। तो अगला जो है कि विद्यार्थी रेखांकन कौशल में सिद्धहस्त हो जाएंगे। रेखांकन कौशल के अंतर्गत ऐसे कौशल आते हैं जो रेखाओं से संबंधित होते हैं, चित्रों से संबंधित होते हैं, जो ग्राफ बनाने से संबंधित होते हैं। तो गणित विषय पढ़ने के पश्चात छात्र विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों की रचना कर पाएंगे। विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों के अंतर्गत जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, आयत, वर्ग, शंकु, बेलन इत्यादि इत्यादि। तो ये जो 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, इन सभी फिगर्स को छात्र ड्रा कर पाएंगे, बना पाएंगे, खींच पाएंगे, और खींच करके इनकी विशेषताओं को, इनके क्षेत्रफल को, इनके वक्र पृष्ठ की, इनके आयतन की, इनके परिमाप की इत्यादि की गणना कर पाएंगे। राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट इसी में है, तीसरा पॉइंट ये है व्याख्या निगमन। तो विद्यार्थी गणित विषय पढ़ने के पश्चात व्याख्या निगमन का तात्पर्य ये है कि जो व्याख्या गणित में दी गई है उसी के आधार पर कहीं अगर ज़रूरी हो तो वहाँ पर व्याख्या कर पाएंगे। राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी में प्रतिरूप खोजना, पैटर्न खोजना। तो गणित विषय पढ़ने के पश्चात छात्र क्या कर पाएंगे? गणित विषय के प्रतिरूप खोजने में सिद्धहस्त हो जाएंगे। ये भी एक प्रकार का इसका सामान्य उद्देश्य बन गया। और नेक्स्ट इसी में बना सकते हैं हम इस प्रकार से कि विद्यार्थी या छात्र संबंध स्थापित करने में सिद्धहस्त हो जाएंगे। तो गणित विषय पढ़ने के पश्चात छात्र क्या करेंगे? किसी भी प्रकार के संबंध को स्थापित करने में निपुण हो जाएंगे, कौशल युक्त हो जाएंगे। 2 या 2 से अधिक चर में संबंध स्थापित कर पाएंगे। जैसे कि यदि x में 5 जोड़ दिया जाए, तो y, यदि x, माफ़ी चाहूँगा, फिर से बोलता हूँ इसी को, x और y दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यदि x में 5 जोड़ दिया जाए तो y में कितना और जोड़ने की ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार के जो संबंध हैं x और y में, तो उसको वो क्या करेंगे? समझ पाएंगे। और ऐसी समझ को समझने के पश्चात
इस समझ को दैनिक जीवन में और कहीं अगर उपयोग हुआ हो तो उसे भी समझ पाएंगे, अगर नहीं आवश्यकता पड़ी तो कहीं भी इस समझ का उपयोग कर पाएंगे, राइट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इस प्रकार है कि विश्लेषण करना, विद्यार्थियों के अंदर विश्लेषण करने, आंकड़ों के व्यवस्थीकरण करने की योग्यता विकसित, ऐसे इसका बनेगा कि विद्यार्थियों में विश्लेषण करने, आंकड़े व्यवस्थीकरण करने में सिद्धहस्त हो जाएंगे। तो जो विद्यार्थी हैं वो आंकड़ों को व्यवस्थीकरण करने में, आंकड़ों का विश्लेषण करने में सिद्धहस्त हो जाएंगे। तो गणित विषय के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत ये भी आएंगे कि गणित विषय पढ़ने के पश्चात जितनी भी दैनिक जीवन में आवश्यक चीज़ें हैं, मान लीजिए कहीं भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे उस कार्य से संबंधित कितने डेटा हैं, कितने प्रदत्त हैं, उन प्रदत्तों को इकट्ठा कर पाएंगे और उसमें इकट्ठा करने में कुछ रॉ डेटा होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड डेटा होते हैं। तो कुछ रॉ डेटा जो होते हैं उनका निकाल पाएंगे वहाँ से, और जो स्टैंडर्ड डेटा होते हैं उन स्टैंडर्ड डेटा का विश्लेषण करके अच्छे तरीके से एक यथार्थ निष्कर्ष निकाल पाएंगे विश्लेषण करने के पश्चात, राइट। और जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसी में से बन रहा है, जनरल ऑब्जेक्टिव बन रहा है, वो है कि विद्यार्थी तर्क और समालोचनात्मक चिंतन में सिद्धहस्त हो जाएंगे। तो गणित विषय पढ़ने के पश्चात छात्र क्या करेंगे, तर्क करने की योग्यता विकसित हो जाएगी। किसी भी प्रकार के कार्य में वो तर्क करेंगे, किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ में वो हमेशा तर्क ढूंढेंगे और उस तर्क के आधार पर समालोचनात्मक चिंतन कर पाएंगे। उस तर्क के आधार पर समालोचनात्मक चिंतन कर पाएंगे। किसी भी चीज़ की अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, कितनी अच्छाई है तो स्वीकार करनी चाहिए, कितनी बुराई है तो अस्वीकार कर देनी चाहिए, इत्यादि चीज़ों के बारे में निर्णय लेने में सिद्धहस्त हो जाएंगे। तो ये थे ओवरऑल जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथ्स टीचिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको फिनिश करने से पहले मैं आप लोगों के सामने इसका एक क्विक रिवीजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो आइए इसका क्विक रिवीजन दे देते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है। जनरल ऑब्जेक्टिव विशिष्ट उद्देश्य से मिलकर के बने होते हैं, बड़े होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य की अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, कई सारे विशिष्ट उद्देश्यों का समूह होते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया जाता है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स को एक्शन वर्ब की मदद से बनाया जाता है और ये भी स्मार्ट नेचर के होते हैं। और जनरल ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा था कि छात्रों में गणितीय कौशल का विकास करना, छात्रों में गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचि का विकास करना, समस्या समाधान में योगदान, एल्गोरिदम का उपयोग करके कौशल का विकास कर पाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने में गणितीय ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे, गणितज्ञों की योगदान की सराहना कर पाएंगे, बीजगणितीय कौशल, रेखांकन कौशल, व्याख्यान, नियमन, प्रतिरूपण खोजना और संबंध स्थापित करना, विश्लेषण करना, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण करना, तर्क करना और समालोचनात्मक चिंतन आदि में सिद्धहस्त हो जाएंगे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।